नमस्कार साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हमने जो कल टॉपिक कवर किया था वो था हमारा राज्य और उसके तत्व। उसके 4 तत्व थे जिन पे हमने विस्तार से चर्चा की थी, ठीक है? तो उसी में से एक जो तत्व था सबसे महत्वपूर्ण, उसको हम आज अलग से पढ़ेंगे जिसका नाम था हमारा संप्रभुता, ठीक? चलिए, आज हम पढ़ेंगे संप्रभुता। संप्रभुता, ठीक है? ये अंग्रेजी का एक शब्द है सोवर्निटी, उससे बना हुआ है। उसी का ये हिंदी रूपांतरण है। जो सोवर्निटी है वो आपका इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ये आपका इंग्लिश में रहता है सोवर्निटी। अब इसमें आपका क्या होता है, ये जो सोवर्निटी आपका है ये दो लैटिन के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन से? सुपर प्लस, ये आपका सुपर प्लस एनस। ये लैटिन शब्द है, ये दोनों आप देख रहे हैं, ये दोनों, ये आपका लैटिन शब्द है। क्या है? लैटिन। ये दोनों आपके लैटिन शब्द हैं। अब इन दोनों शब्दों से मिलकर बनता है आपका सोवर्निटी। अब इसी सोवर्निटी को हिंदी में कहते हैं हम संप्रभुता। ठीक। अब संप्रभुता इन दो शब्दों से मिलकर बना है, तो इनका अर्थ क्या है? इन दोनों का अलग से भी तो कोई अर्थ होगा। तो अर्थ इनका क्या होता है, देखिए। सुपर का अर्थ होता है, ये देखिए, सुपर। सुपर का अर्थ होता है सर्वोच्च। सर्वोच्च, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, इसके इतना तो सुपर। अब देखिए एनस जो है, एनस है, इसका अर्थ होता है पावर। पावर, इनस का मतलब होता है पावर, सुपर का मतलब होता है सर्वोच्च। इन दो शब्दों से, लैटिन के इन दो शब्दों से मिलकर सोवर्निटी बना है, वही हिंदी में कहलाता है समता। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो इसका मतलब है सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति, शक्ति, सर्वोच्च शक्ति। तो सर्वोच्च शक्ति किसकी? राज्य की सर्वोच्च शक्ति। तो ये पूरा हमारा जब कहलाएगा, इसको हम कहेंगे राज्य की सर्वोच्च शक्ति। राज्य की सर्वोच्च शक्ति, ठीक है? राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति है वो हमारा क्या कहलाता है? संप्रभुता कहलाती है। ठीक। तो ये मिलती कहां से है राज्य को? देखिए, कहीं कोई जरिया होगा ना, जैसे कि अ, अगर हमको कोई चीज मिल रही है तो कहीं ना कहीं से मिलती है। तो सोवर्निटी कहां से आती है? सोवर्निटी के लिए विद्वानों में मतभेद रहता है। जैसे कई सारे विद्वान ये कहते हैं कि संप्रभुता दी नहीं जा सकती। वास्तविकता में सत्य भी है, क्योंकि संप्रभुता अगर दी जा रही है, अगर किसी के द्वारा दी जाए, जैसे मान लीजिए मैंने आपको संप्रभुता दे दी, तो मतलब मैं सर्वोच्च हुआ ना, मैंने आपको दी, मैंने आपको सर्वोच्च पावर दी, यानी मैं सर्वोच्च हो गया। ठीक है? समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर जो हमारी संप्रभुता है, वो किसी के द्वारा दी नहीं जाती, ये स्वतः ही मिल जाती है हमें अपने आप। जब कोई भी सरकार सत्ता में आती है तो उसको अपने आप मिल जाती है। कई सारे विद्वान हैं जो कहते हैं कि संविधान सभा जो होती है, क्योंकि जो संप्रभुता है वो संविधान से मिलती है, तो संविधान सभा, संविधान बनाने वाली संविधान सभा, उसमें ये विद्वान होती है, उसमें ये रहती है। पर ऐसा नहीं है। मैंने बोला ना आपको, विद्वानों में मतभेद है। हर विद्वान अलग-अलग तरीके के बताता है कि संप्रभुता कहाँ से आती है। पर संप्रभुता इतना तो तय है कि संप्रभुता जो हमारी ये संप्रभुता स्वतंत्र होती है। संप्रभुता क्या कार्य करती है? संप्रभुता का महत्व क्यों होता है? हम महत्व जान सकेंगे तभी तो हम जानेंगे असल में वो होती क्या है? उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए।
दिखती नहीं है, हम उसे छू नहीं सकते, हम देख नहीं सकते, हम महसूस नहीं कर सकते। लेकिन कैसे कैसे पता चलेगा कि ये इसका महत्व क्या है? ये क्या है? तो इसका महत्व जानिए। देखिए, कई सारे विद्वानों ने अलग-अलग सी परिभाषा दी है और जो सबसे सटीक परिभाषा मानी जाती है वो है किसकी? रूसो की। रूसो एक विचारक हुआ है, रूसो, रूसो, रूसो एक विचारक, राजनीतिक विचारक, राजनीतिक विचारक, एक राजनीतिक विचारक हुआ है, ये रूसो है। ये एक राजनीतिक विचारक हुआ है, इसने एक विचार व्यक्त किया है संप्रभुता के लिए। इसने बोला है कि संप्रभुता क्या है? संप्रभुता जो है राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि राज्य के जो भी आंतरिक और बाह्य कार्य होते हैं, उनको वो स्वतंत्र रूप से कर सके, बिना किसी दबाव के कर सके, वही संप्रभुता कहलाती है। समझे आप? यानी अगर हमारी कोई सरकार है, राज्य में हमारे राज्य का मतलब हमारे देश में कोई सरकार है, तो वो सरकार अगर कोई फैसले ले रही है, चाहे हमारे देश के कानून बनाने के लिए हो या बाहर जो विदेश नीति है, उसमें जो भी योगदान है, उसके जो भी कानून बनाना है, वो सारे कार्य जो करता है, वो स्वतंत्र रूप से करता है, किसी के दबाव में नहीं होता। अगर कोई किसी के दबाव में कार्य कर रहा है, तो वो देश संप्रभु नहीं है। समझे आप? इसके साथ ही साथ रूसो कहता है कि संप्रभुता जनता द्वारा किसको सौंपी जाती है? जनता द्वारा शासक को सौंपी जाती है। क्योंकि लोकतंत्र के मामले में रूसो की परिभाषा सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि रूसो कहता है कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र में है जनता ही तो चुनती है शासक को। तो लोकतंत्र में जो संप्रभुता होती है, जनता द्वारा शासक को दी जाती है। समझे आप? संप्रभुता एक सर्वोच्च पावर है। लेकिन चूँकि हम शासक चुन रहे हैं, तो शासक हम जब चुन रहे हैं तो हमारे द्वारा दी जा रही है ना संप्रभुता। तो हम सर्वोच्च हो गए। सीधी-सी बात है, लोकतंत्र में यही तो होता है, जनता ही तो सर्वश्रेष्ठ होती है। तो राज्य के आंतरिक व बाह्य बाह्य कार्यों को राज्य का आंतरिक और बाह्य कार्यों को करने की जो क्षमता होती है, वही कहलाती है संप्रभुता, सोवरेनिटी कहलाती है। समझे आप? अगर किसी भी राष्ट्र के ऊपर किसी भी अन्य कंट्री का दबाव है किसी भी तरीके से, अगर दबाव थोड़ा-सा भी है, तो वो राष्ट्र संप्रभु नहीं कहलाएगा। कई सारे आप दुनिया में राष्ट्र देखते होंगे, छोटे-छोटे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर जो पावरफुल कंट्रीज़ है दुनिया की, वो उन पर राज करती है। वो फैसले उनके लेने का जो होता है उनको प्रभावित करती है। आंतरिक और बाह्य फैसलों को प्रभावित करती है। अगर किसी भी राष्ट्र के आंतरिक और बाह्य फैसलों को कोई भी अन्य राष्ट्र प्रभावित करता है, तो वो राष्ट्र संप्रभु नहीं कहलाएगा। ठीक? इज़ दैट क्लियर? अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएँ, ठीक? विशेषता, इसकी विशेषताएँ। विशेषताएँ क्या होती हैं? संप्रभुता की विशेषता क्या हो सकती है आपके हिसाब से? जब मैंने उसको बोल दिया कि वो राज्य की सर्वश्रेष्ठ पावर कहलाती है। यानी वो एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाते हैं। तो क्या हुई? पहला तो हो गई स्वतंत्र। क्या हो गई? स्वतंत्र। स्वतंत्र। इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अगर प्रतिबंध लग गया तो फिर वो संप्रभु नहीं है। तो मतलब असीमित, असीमित, निरंकुश, क्योंकि वो जो कार्य करती है, वो उस रूप में निरंकुश ही है। उसको कोई रोक नहीं सकता। तो क्या है? निरंकुश। निरंकुश शब्द ही कह रहा है अंकुश। इस पे अंकुश नहीं है ना। इस पे प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता तो ये निरंकुश है। जिस पे अंकुश नहीं लगाया जा सकता। ठीक है? अखंडता, अखंडता मतलब जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसके खंड नहीं कर सकते, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। तो ये क्या है? अखंड है।
इसको हम तोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं कि अ, 2 लोग हैं तो 2 लोग में विभाजित कर दें या राज्य का है मुझे भी थोड़ी संप्रभुता चाहिए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। स्टेट की बात कर रहा हूँ। स्टेट क्या है कि मुझे भी संप्रभुता चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर संप्रभुता का विभाजन हुआ, तो राष्ट्र के 2 टुकड़े हो जाएँगे, तो वो देश नहीं कहलाएगा। अगर संप्रभुता बँटी, तो 2 देश कहलाएँगे। जैसे जब इंडिया पाकिस्तान बना था, तो 2 संप्रभु पावर रखी गई। एक संप्रभु पावर रखी इंडिया की और एक पाकिस्तान की, इसलिए 2 देश बने। यही होती है संप्रभुता, ठीक? इसलिए संप्रभुता अखंड है। अगर उसको आपने बाँटा, तो स्टेट ही बढ़ जाएगा, आपका जो मतलब कंट्री है, ठीक है? इसके अलावा सर्वव्यापकता, सर्वव्यापकता मतलब ये राष्ट्र की हर एक संस्था में, राज्य के अंदर जितनी भी संस्थाएँ हैं, राज्य के अंदर जितने भी कर्मचारी, अधिकारी, हर एक नागरिक, हर किसी के अंदर संप्रभु पावर विद्यमान है। ऐसा नहीं कि जो पार्टी जीत गई है और जो प्रधानमंत्री बना बैठा है, उसके हाथ में है संप्रभुता, ऐसा नहीं है। संप्रभुता लोकतंत्र में है। हर उस व्यक्ति के अंतर्गत है, हर उस संगठन के अंतर्गत है जो भारत के अंतर्गत या फिर जिस भी राष्ट्र के अंतर्गत रह रहे हैं। वो समाचार एजेंसियों के अंतर्गत भी है, वो न्यूज़पेपर्स के अंतर्गत भी है, वो दबाव समूह के अंतर्गत भी है, वो हर किसी के अंतर्गत है। समझ रहे हैं आप? तो हमारे क्या है सर्वव्यापकता, हर जगह है संप्रभु। ऐसा नहीं कि जो शासक बना बैठा है उसके पास ही है। ठीक, स्थायित्व। स्थायित्व मतलब होता है कि ये स्टेबिलिटी लाता है। अगर ये ना हो, तो राज्य में स्टेबिलिटी नहीं होगी। कोई भी राज्य किसी भी राज्य पे आक्रमण कर रहा है, हमला कर रहा है, उसको राज्य की सीमाओं को अपने अंतर्गत कर रहा है, उसकी ज़मीन को हड़प रहा है, उसके नागरिकों को प्रताड़ित कर रहा है। तो ये हमारे क्या करता है, स्थायित्व देता है। संप्रभुता एक राष्ट्र को क्या करता है, एस्टेब्लिश करता है, स्टेबल बनाता है उसको क्या करता है, स्थायित्व प्रदान करता है। ठीक है? तो विशेषताएँ इसकी क्या है? स्वतंत्रता है, असीमित है, ये असीमित है। ये स्वतंत्र तो है ही, ये असीमित है। ये निरंकुश है, इसपे कोई अंकुश नहीं लगा सकता। निरंकुशता वो वाला निरंकुश नहीं है जो राजा निरंकुश होते थे कि अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये मनमानी वाला निरंकुश नहीं है। निरंकुश का मतलब है जो अंकुश जिस पे ना लगा सके वो निरंकुश है। अखंडता, ये अखंड है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। सर्वव्यापकता, ये सब जगह व्याप्त है। एक राष्ट्र में ये हर जगह व्याप्त है। स्थायित्व, ये राष्ट्र को स्थायित्व प्रदान करती है। ठीक, चलिए। संप्रभुता के रूप, अब आप पूछेंगे कि रूप कैसे हो सकते हैं सर? बिल्कुल हो सकते हैं रूप। कई तरीके के होते हैं। मैंने यही तो कहा आपसे कि संप्रभुता एक सर्वोच्च पावर है। लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि सिर्फ लोकतंत्र में होती है। सर्वोच्चता हर जगह होती है। अगर राजतंत्र था तो वहाँ भी संप्रभुता हुआ करती थी। वहाँ पर क्या होता है, एक व्यक्ति में हुआ करती थी, जो राजा हुआ करता था उस राजा में। वो राजा जिस राज्य पे चाहे आक्रमण करता था, उसके सीमाओं को अपने अंतर्गत में ला लेता था। वो सारे फैसले अपने आप करता था। आपने देखा होगा जब हम मध्यकालीन पढ़ते हैं, तो मध्यकालीन में कई ऐसे जो सुल्तान हैं, कई ऐसे बादशाह हुए मुगल काल में और दिल्ली सल्तनत में सुल्तान हुए, जो दूसरे राज्यों पर आक्रमण करते थे और उनको अपने राज्य में बस अधीनता स्वीकार करवा के उनको छोड़ देते थे। उनको अपने राज्य में कैसे मिलाया? सिर्फ राजा से ही कह दिया उसको हरा के दूसरे राजा को कि आपको मेरी अधीनता स्वीकार करनी है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी है, जैसे अकबर है, इनने क्या करा? इनने यही तो करा कि दूसरे राजा को हराकर उसको अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर ये सर्वोच्च पावर मैं हूँ, तुम नहीं हो। ये एक्सेप्ट कर लो, मैंने तुम्हें दोबारा राज लौटा दिया। यानी तुम्हारे आंतरिक और बाह्य मामलों में मैं हस्तक्षेप करूँगा। तुम्हें किसके साथ व्यापारिक संबंध करने हैं, तुम्हें किसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने हैं, तुम्हें किसके साथ मित्रता करनी है, किसके साथ इस पे आक्रमण करना है, ये सारी चीज़ें मैं तय करूँगा। ठीक है? ये होती है संप्रभुता। यानी किसी के आंतरिक और बाह्य फैसले लेना, वो संप्रभुता कहलाता है। तो जो राजा स्वतंत्र रूप से अपने फैसले ले सकता है, वो क्या कहलाता है? संप्रभु कहलाता है। ठीक है? तो संप्रभुता किस-किस में होती है? देखिए, उसके जो प्रूफ हैं, एक व्यक्ति में मैंने आपको बताया एक व्यक्ति में वही आएगा जो राजा है। राजा लोग के समय जब प्राचीन काल में जो एक व्यक्ति में हुआ करती थी पावर, ठीक है? जो राजा होता था वो जिसके भी चाहे फैसले ले सकता था, जैसे भी चाहे। उसे फ़र्क नहीं पड़ता जनता पे उसका क्या प्रभाव होगा। एक राजा सीधे युद्ध करने निकल गया पड़ोसी राज्य पे। वो युद्ध जीतेगा, हारेगा उसे उससे मतलब नहीं है। वो युद्ध मारा जाएगा। जनता का क्या होगा उसे बिल्कुल लेना-देना नहीं है। यानी वो अपने फैसले स्वतंत्र रूप से ले रहा है। ना जनता उसमें हस्तक्षेप कर पा रही है, ना मंत्री हस्तक्षेप करवा रहा है, कोई हस्तक्षेप नहीं कर पा रहा। तो कहाँ है संप्रभुता सारी की सारी एक व्यक्ति में है। कहाँ है? सिर्फ़ एक व्यक्ति। तो ये संप्रभुता का एक रूप हो गया। ठीक, दूसरा रूप देखिए
जनता में या सामान्य इच्छा में संप्रभुता, ठीक है? जनता में जनता में लोकतंत्र वाला होता है, मतलब जो लोकतंत्र में अब मैंने जैसे आपको बताया कि लोकतंत्र में हम शासक को चुनते हैं, सर्वोच्च पावर किसके पास रहेगी? शासक के पास रहेगी। यानी हमारे देश के आंतरिक और बाह्य जो फैसले हैं, वो एक शासक लेगा, जिसको हम चुन रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है, यानी जनता द्वारा चुना जाता है। तो जनता द्वारा चुना जाता है, तो जनता ने सर्वोच्च, जनता ने एक शासक को चुना है, तो जनता सर्वोच्च हुई। या सामान्य इच्छा कह लीजिए, सामान्य इच्छा किसकी होती है? जनता की तो होती है। तो सामान्य इच्छा के में संप्रभुता, यानी इसमें इसके अंतर्गत लोकतंत्र आ रहा है, सामान्य जो जनता है, वो फैसले कर रही है कि हमारा शासक कौन होगा। वो शासक यानी फैसला लेने वाले, राज्य के आंतरिक बाह्य फैसले लेने वाले को जनता चुन रही है। समझ रहे हैं आप? तो सर्वोच्च कौन हुआ? जनता। ये कहलाता है लोकतंत्र। ठीक? चलिए, ये दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, संविधान निर्मात्री सभा में मैंने आपको बताया कि भारत या किसी भी राष्ट्र में उसके कानून को आज के समय में, वर्तमान समय में संविधान द्वारा चलाया जाता है। हर देश में अपना संविधान होता है। तो कुछ विद्वान मानते हैं कि जनता में नहीं, संविधान पावर देती है। वोट देने की पावर भी क्या करता है? संविधान देता है। और जो प्रशासन है, जो शासक जो चुनता है, ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी है, उसको एक संविधान चुनता है। संविधान सबसे पावरफुल है, लेकिन उस पावरफुल चीज को बनाया किसने? संविधान निर्मात्री सभा। तो संविधान निर्मात्री सभा जो है, वो सर्वोच्च हो गई। क्या हो गई? संविधान निर्मात्री सभा, वो सर्वोच्च हो गई। ठीक? ये कुछ विद्वान मानते हैं। तो हमारी संप्रभुता पावर कुछ विद्वानों के अनुसार संविधान निर्मात्री जो सभा थी, उसके अंतर्गत थी। उसके अंदर के जितने भी लोग थे, उन सब में है। उन सब ने मिलकर एक ऐसे कानून को बनाया, एक ऐसे नियम को बनाया जो सर्वोच्च है। तो सर्वोच्च नियम को बनाने वाले लोग ही सर्वोच्च हुए ना। समझे आप? ये कहना है इनका। चलिए एक और देखते हैं। कानून बनाने वाली संस्था में संप्रभुता। अब ये क्या है? देखिए, सेम सेम है जैसे संविधान निर्मात्री सभा। कई देशों में जो विद्वान है वो मानते हैं कि संविधान निर्मात्री जो सभा होती है, उसने चूंकि हमें संविधान बना के सौंपा है, जो सर्वोच्च पावर का प्रतीक है, तो सर्वोच्च पावर को बनाने वाली संस्था ही सर्वोच्च हुई ना। संविधान निर्मात्री सभा में बताया गया। लेकिन कानून बनाने वाली संस्था ये कौन सी होती है? कानून कौन बनाता है? कानून बनाता है संसद। संसद संसद कानून बनाता है। ठीक? संसद कानून बनाता है। तो कुछ विद्वान ऐसे हैं जो मानते हैं कि संप्रभुता का एक रूप ये भी है कि जो कानून बनाने वाली संस्था होती है, उसमें ही संप्रभुता है, क्योंकि वही कानून बना रही है। ठीक है? तो जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं ब्रिटेन। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं ब्रिटेन, इंग्लैंड। इंग्लैंड इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। इंग्लैंड में जो संसद है, पहला तो वहाँ पर लिखित संविधान नहीं है, आपको पता होगा शायद। वहाँ पर लिखित संविधान नहीं है, क्योंकि वहीं पे संविधान का विकास हुआ, लेकिन लिखित संविधान नहीं है। तो वहाँ पर जो जो कानून बनाने की संस्था है, संसद, वही सर्वोच्च मानी जाती है। ठीक है? ये एकमात्र ऐसा देश है। तो इसीलिए ये 4 प्रकार के जो होते हैं, इसके इसके संप्रदाय के रूप होते हैं। पहला, एक व्यक्ति में, जो कि राजा होता है, आप जानते हैं राजा लोग हुआ करते थे। जनता या सामान्य इच्छा में लोकतंत्र आपका। संविधान निर्मात्री सभा जो संविधान बनाने वाली संस्था थी, जो जिसमें कई सारे सदस्य होते हैं जो मिलकर एक संविधान जिन्होंने निर्माण किया, किसी भी देश में, चाहे भारत हो या किसी और देश में हो, वो हमारी क्या कहलाती है? सर्वोच्च संस्था कहलाती है। ठीक? उसमें संप्रभुता है। कानून बनाने वाली संस्था, ठीक, उसमें संप्रभुता होती है। ये सिर्फ इंग्लैंड में लागू होता है। तो ये 4 प्रकार के रूप हैं संप्रभुता के, जो विद्वानों के अनुसार इनमें संप्रभुता विद्वान है। ठीक है? आप लोकतंत्र में रहते तो ज्यादातर आपका ये सही है। ठीक? लेकिन ये चारों प्रकार आपको याद करने पड़ेंगे। हाँ, 4 प्रकार की होती है। तो संप्रभुता क्या है? आप समझ चुके होंगे। संप्रभुता किसी भी देश, भारत हो या कोई भी देश हो, उसके आंतरिक और बाह्य जो भी कार्य होते हैं, उनको स्वतंत्र रूप से वो कर सके। ठीक है? तो उसे कहते हैं संप्रभुता। उसे सर्वशक्ति कहते हैं। पहली चीज तो, किसी भी देश में कोई भी नागरिक संप्रभुता द्वारा बनाए गए कानून को नकार नहीं सकता कि ये मेरे ऊपर लागू नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि संप्रभुता जो पावर है, जो शक्ति है, वो ये कह दे कि हाँ,
ये फला व्यक्ति पे, फला संस्था पर ये कानून लागू नहीं होगा। लेकिन आप स्वतंत्र रूप से ये नहीं कह सकते कि मैं इस चीज़ से इसको खुद से विच्छेद करता हूँ। मैं इसमें सम्मिलित नहीं होता, मैं ये लागू नहीं होगा मुझ पर। ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप लोकतंत्र में रह रहे हैं। कानून बनेगा तो सबके लिए बनेगा। आपने सरकार को चुना है, लेकिन कानून बनेगा तो सबके लिए बनेगा, आप पर भी लागू होगा। ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। ठीक।